नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य प्रक्रिया के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन इसके पहले पीईटी का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले पीईटी की तैयारी के लिए मैं क्वेश्चन ला दूं। तो आज मैं पीईटी की तैयारी के लिए क्वेश्चन लाया हूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है और पीईटी में 5 नंबर का साइंस आएगा, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने या डंक में मौजूद होता है। ऑप्शन आपका है ए फार्मिक एसिड, बी ऑक्जेलिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड और डी है एसिटिक एसिड। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने या डंक में मौजूद होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए फार्मिक एसिड होता है। जब चींटी काटती त्वचा पे थोड़ा सा फूल जाता है तो उसके डंक में फार्मिक एसिड होता है, जिसके कारण त्वचा में थोड़ा सा फूल जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड, अब ऑक्जेलिक एसिड जो है दोस्तों, ये किस में पाया जाता है? ये पालक में पाया जाता है। अब टार्टरिक एसिड की बात हो रही है, तो आपका टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर और कच्चे आम, कच्चे आमों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और एसिटिक एसिड है, इसको हम सिरका भी बोलते हैं, इसको हम सिरका भी बोलते हैं। और दोस्तों, सिट्रिक एसिड जो होता है नींबू और संतरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग या ग्रंथि कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है यकृत। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या सबसे बड़ा अंग की बात करें तो यकृत है। और यदि यह पूछता कि मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबा अंग, यदि इस तरह से पूछता कि मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो सबसे लंबा अंग छोटी आंत है। पर यहाँ क्वेश्चन है मानव शरीर सबसे बड़ा अंग या ग्रंथि कौन सा है, तो आपका सही उत्तर होगा यकृत। और सबसे लंबा की अगर बात करेगा तो छोटी आंत होगा, और यह 6.5 मीटर से 7.5 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और यकृत की एक बात और मैं बता दूं कि पित्त रस का श्रावण या निर्माण यकृत ही करता है, जो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। हृदय की बात करें तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, आपको ये पता होगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि मैं आपको और गैसों के बारे में बता सकूं। तो इसका सही जवाब है सी, इसका सही जवाब है सी, नाइट्रोजन।
वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है? तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितना प्रतिशत होता है? 78% नाइट्रोजन वायु में उपस्थित होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% उपस्थित होता है। और अगर आर्गन की बात की जाए तो 0.93% वायु में उपस्थित होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वायु में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन, तो दोस्तों वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है ये मैंने आपको बता दिया, नाइट्रोजन। और अगर सेकेंड नंबर पे पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। और वायु में उपस्थित तीसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में गैस होती है तो वो है आर्गन। और इसको आर्गन को निष्क्रिय, अक्रिय, उत्कृष्ट गैस भी होता है। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन इन ऑप्शन में केवल आर्गन ही है जो निष्क्रिय, अक्रिय और उत्कृष्ट गैस। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका 50% योगदान होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार गैस होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, ध्वनि की तीव्रता का यसाई मात्रक डेसिबल है। और एक चीज मैं आपको बता दूं ध्वनि के बारे में कि ध्वनि की गति, अगर मैं बात करूं ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होती है। सर्वाधिक गति किसमें होती है? गति सर्वाधिक ठोस में होती है। और निर्वात में, ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती या नहीं गुजर सकती। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती या नहीं गुजर सकती, इसको ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और ध्वनि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और ध्वनि की औसत चाल और ध्वनि की औसत चाल 332 प्रति सेकंड होती है। और हर्ट्ज की अगर हम बात करें, तो क्या होता है? आवृत्ति का मापन किया जाता है। टेस्ला की अगर हम बात करें
तो चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, यानी पीछे दृश्य को देखने के लिए वाहन चालन में जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन आपका ये है साधारण, ऑप्शन बी अवतल, सी प्रतिलोमित और डी है उत्तल। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों डी उत्तल। उत्तल दर्पण लगा होता है जो पीछे के दृश्य को आसानी से इसमें हम देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अवतल दर्पण का प्रयोग आंख, कान, नाक, गला को देखने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए कि सातल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो यह दर्पण प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा बनाता है। साथ आपके सामने है लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो लोहे पे जंग लगना किसका एक उदाहरण? ऑप्शन है क्षरण, बी द्रवण, सी ज्वलन, डी है वाष्पीकरण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्षरण, यानी ए, लोहे पे जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। नंबर 7 आपके सामने है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए यकृत, बी फेफड़ों, सी प्लीहा, डी वृक्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूरिया यकृत, ऑप्शन ए यकृत में संश्लेषित होता है दोस्तों। और यदि यूरिया को बाहर निकालने की बात की जाए तो यूरिया शरीर से बाहर किसके द्वारा निकाला जाता है? शरीर से बाहर वृक्क के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन नियान, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। इस गैस को हम प्रयोग करते हैं, यह कंबल की भांति लपेट कर आग को नीचे की ओर ले जाती है, इससे आग बुझ जाती है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में 50% जिम्मेदार होता है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार यही गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। 10 इंसुलिन किसमें सक्रिय होता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी थाइमस, सी यकृत, डी पीयूषिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंसुलिन अग्न्याशय। इंसुलिन अग्न्याशय में सक्रिय होता है, अर्थात अग्न्याशय इंसुलिन रस का स्रावित करता है। और यकृत की मैंने बता दिया, ये किस रस का निर्माण करता है? यकृत जो होता है पित्त रस का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है। 120/90, 140/90, 140/100, 120/80। तो इसका सही उत्तर है डी 120/80 mmHg। दोस्तों mm जो होता है ये मिलीमीटर होता है और Hg जो होता है वह मरकरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोरेट, बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सी कैल्शियम बाइक्लोराइड, डी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी
का सही उत्तर है बी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaOCl2 ये है इसका रासायनिक सूत्र। कभी कभी दोस्तों नाम न दे के सूत्र दे देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका सूत्र की बात करें तो CaOCl2 है। नंबर 13, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका बहुत से लोग उत्तर जानते होंगे, बहुत से लोग उत्तर नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं आज कि चंदा सितारों का सबका कहना है, सूर्य की रोशनी में 7 रंग है और वो 7 ये है। तो सूर्य का जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। और अगर हम इन 7 रंगों की बात करें तो हम इनको VIBGYOR विबग्योर के नाम से है। उन 7 रंगों का नाम विबग्योर है। विबग्योर मतलब V फॉर VIOLET वायलेट, INDIGO इंडिगो, और B से आपका हो गया ब्लू, G से आपका हो गया ग्रीन, Y से आपका हो गया येलो, O से आपका हो गया और O से ऑरेंज नारंगी हो गया और R से रेड लाल हो गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर प्रकीर्णन की बात की जाए कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो वह है दोस्तों लाल रंग। सबसे कम प्रकीर्णन होता है। अच्छा दोस्तों, जब प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तरंग दैर्ध्य इसका सबसे कम होगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगा इसका? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। प्रकीर्णन होता क्या है दोस्तों? प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, बिखेरना, छितराना। और यही कारण है कि रेलवे में या लाल खतरे का निशान में या फिर ट्रैफिक में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह दूर से दिखाई देता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसीलिए। किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है स्टायरीन, बी विनाइल क्लोराइड, प्रोपीन की एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का बहुलीकरण विनाइल क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म ही होता है पी मतलब पॉली, वी मतलब विनाइल, सी मतलब क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 15 आपके सामने सही से जोड़े बनाइए। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 और उसके सामने है पायरिडॉक्सिन। B2 के सामने है साइनोकोबालामीन, B6 के सामने थायमिन, B12 के सामने है राइबोफ्लेविन। तो दोस्तों इसका मिलान करना है। मैं आपको मिलान करके इसका सही उत्तर बता दे रहा हूं। विटामिन B1 का थायमिन होगा, विटामिन B1 का थायमिन होगा, B2 का राइबोफ्लेविन होगा और B6 का पायरिडॉक्सिन होगा और B12 का साइनोकोबालामीन होगा। और आपको बता दें दोस्तों कि विटामिन
डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वह होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और अगर विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल रासायनिक नाम, और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, और B3 का रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिकम। B5 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड, जिसको हम नियासिन भी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने विटामिन के रासायनिक नाम बता दिया, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नंबर 16 है दोस्तों, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए तांबा तथा जस्ता, ऑप्शन बी तांबा तथा सोडातु, सी तांबा तथा निकेल, या तांबा जस्ता निकेल। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ए तांबा तथा जस्ता। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो इसमें 70% तांबा होता है और 30% तांबा होता है। ये पहले जो बनता था। अब दोबारा यानी दूसरा अगर हम बात करें, जैसे नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में तांबा 70% होता है और जस्ता 30% होता है। 16 है दोस्तों, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी तिलचट्टा, सी केचुआ, डी है घोंगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है बी तिलचट्टा। और यह क्वेश्चन सुपर टिट 2018-19 में पूछा गया था, जो कि आयोग ने तिलचट्टा को ही उत्तर सही माना था और लोगों का कहना था मछली केचुआ भी होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मछली जो होता है ये क्लोम या गिल से श्वसन करती है, और केचुआ जो होता है वह अपनी त्वचा के द्वारा। तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा के मध्य भाग से लेकर पीछे भाग तक उसमें छिद्र जो बने होते हैं उसे हम रंध्र बोलते हैं। उन्हीं श्वास रंध्रों के द्वारा तिलचट्टा जो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। 17 है, इनमें सबसे कमजोर या क्षीण बल कौन सा है? ए ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, या विद्युत बल, या न्यूक्लियर बल, या है चुंबकीय बल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों 2018-19 के सुपर टेट में पूछा गया था। इसका सही उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल है। नंबर 19 है दोस्तों, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? यह आपको मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन बता दिया है। तो सिरका का रासायनिक नाम ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल, या लैक्टिक अम्ल, या फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, इसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल मैंने बताया था, क्या बताया था? चींटी के डंक में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहेगा। धन्यवाद।